दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि अब आगाज़ हो चुका है टीजीटी पीजीटी की तैयारी का, और प्रतिदिन आपको एक वीडियो विगत कई दिनों से मिल भी रहा है। और जैसा कि इसके पहले आपको मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले यहाँ से हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी पढ़ने के बाद उसके बाद उसी से रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो जैसा कि भाषा, बोली, विभाषा, वर्णों का वर्गीकरण, इसका 2 लेक्चर वीडियो आप देख चुके होंगे, उसका एक प्रैक्टिस सेट भी आप देख चुके होंगे। यह उसी उसी श्रृंखला का, मतलब भाषा, बोली और वर्णों का जो वर्गीकरण है, उसी श्रृंखला का शेष प्रैक्टिस सेट यानी दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने उपलब्ध है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसमें से जो 40 तक का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है ना। तो कौन सा कथन असत्य है, तो 6 संयुक्त व्यंजन है, सही है। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा व्यंजन है, क्या ओष्ठ व्यंजन है, बताएंगे। फ ओष्ठ व्यंजन है, क्लियर है, और स उष्ण व्यंजन ये भी क्लियर है। यानी कि अब आपका सही आंसर क्या कह रहा है, सही आंसर आपका कह रहा है बी, यानी कि त उष्ठ व्यंजन नहीं है, बल्कि त क्या है, दंत व्यंजन है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। बहुत आसान सा है, इसमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। प ओष्ठ है, म ओष्ठ है, प फ ब भ म ओष्ठ है, यानी बच रहा है 9। यही आपका 9 जो है कि सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह जो कि ओष्ठ्य नहीं है ये, ठीक है ना। आइए 43 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से मैथिली भाषा में लिखी गई कौन सी पुस्तक है। तो 43 का आप देखिए, मैथिली भाषा में कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो गीत गोविंद आप जानते हैं, ये जयदेव का है और जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है, आप इसको जानते भी हैं, ठीक है ना। रही बात पद्मावत की, तो ये जायसी का है और ये अवधि में लिखा गया है, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब खाली बारी की बात रही, तो आप जानते हैं कि यह एक प्रकार का कोश ग्रंथ है, मतलब एक तरह से क्या कहा जाए, इसको डिक्शनरी कह सकते हैं, इस तरह से, जिसमें फारसी के, उर्दू के, अरबी के और तुर्की के शब्दों का जो है कि हम इसमें वो श्रृंखला पढ़ते हैं, ठीक है। तो खालिक बारी, और ये आप जानते भी हैं कि अमीर खुसरो जी की रचना है। तो ये तो होगा नहीं। अब बच रहा है क्या, आपका विद्यापति की पदावली, ठीक है ना, ये आपका है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 44 देखिए, अमीर खुसरो किस बोली के कवि माने जाते हैं। जाहिर सी बात है, आप खूब बढ़िया से जानते हैं कि फारसी के तो हैं नहीं, हालांकि जानकारी इनको ठीक थी, उर्दू की भी जानकारी थी, अवधी की भी जानकारी थी, लेकिन मूलतः ये खड़ी बोली के ही कवि माने जाते हैं, क्योंकि पहले खड़ी बोली के आदि कवि यही माने जाते हैं, आप जानते भी हैं, ठीक है। आइए, इनमें से हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, तो झारखंड का तो है ही, उत्तरांचल का है ही, राजस्थान का है ही, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, लिहाजा ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये तमिलनाडु जो है कि आपका मतलब हिंदी का प्रांत का नहीं है। 46 नंबर के क्वेश्चन देखिए, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बहुत आसान सा है, कहीं कुछ कुछ भी कोई डाउट नहीं है, सीधे आप जानते हैं कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन काफ़ी सरल है, लेकिन फिर भी उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन जो होता है मित्रों, मैं आपको बता दूं, कठिन प्रश्न आ जाने से नहीं सिलेक्शन रुकता है। सिलेक्शन रुकता है तब जब आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं तो सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि कठिन अगर है पेपर तो सबके लिए कठिन है ना, लेकिन जिसका आसान सवाल सही हो जाता है, आसान क्वेश्चन सही हो जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आसान को आसान समझने का भूल मत कीजिएगा, ठीक है ना, बात समझिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, संविधान ने भारत की राजभाषा किसे घोषित किया है। बढ़िया से जानते ही हैं, हिंदी ही है राजभाषा, बाकी और कोई तो है नहीं। 48, इसमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप खूब बढ़िया से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश तो आता ही, उत्तरांचल आता ही, हरियाणा आता ही, बच क्या रहा है आपका गुजरात। तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है, लिहाजा हिंदी का प्रांत नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो मेवाती आपका, आप खूब बढ़िया से जानते हैं किस उपभाषा वर्ग की बोली है, क्योंकि बिहारी के अंतर्गत तो है नहीं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तो है नहीं, पहाड़ी के अंतर्गत तो है नहीं, क्या है, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। मेवाती, मालवी और जयपुरी और मारवाड़ी, ये 4 हैं, तो इसी के अंतर्गत आता है, तो राजस्थानी आपका हो जाएगा।
यानी कि ये 49 का आपका हो जाएगा डी। क्लियर। आइए 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मगही किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मगही, तो मगही आप जानते हैं कि बिहार के जो 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, इसी के अंतर्गत है ये, जो जाहिर सी बात है आपकी जो है कि बिहारी बोली के अंतर्गत आ जाएगी मगही। ठीक है। हाँ, ये हम लोग 51 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये जो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़िए, कोई कोई बात नहीं है, लेकिन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ एक बार मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हम लगभग प्रतिदिन 10 क्वेश्चन की एक श्रृंखला का क्विज देते हैं। आप उस क्विज को खेलिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और देखिए कि आपका स्कोर कहाँ तक जा रहा है। प्रतिदिन 10 क्वेश्चन का लगभग लगभग मेरा ये टारगेट है कि हर दिन मैं डालता हूँ, और साथ ही साथ कुछ विशेष जो कवियों का जीवन परिचय का पूरा वहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ, पूरा मटेरियल, जैसे किसी एक कवि का पूरा कृतित्व और व्यक्तित्व सब पूरा का पूरा अपलोड मैं कर देता हूँ। तो उससे एक जगह से आपको बहुत कुछ लाभ मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है आप वहाँ से भी निराश नहीं होंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का श्रृंखला आपको वहाँ से मिलेगा, और क्विज भी, क्विज आप खेलिए उसको आराम से, और मज़ा भी आएगा। और देखिए आपका क्वेश्चन कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, अवधी बोली का कवि इनमें से कौन सा है? अवधी बोली का कवि, तो जाहिर सी बात है आप खूब बढ़िया से जानते हैं कि सूरदास तो ब्रज के हैं, गुरु गोविंद सिंह अगर पंजाब के रहे तो पंजाबी रहे होंगे, विद्यापति मैथिली के हैं, तो बची कौन? जायसी, तो जायसी हैं। ठीक है ना। 52 नंबर क्वेश्चन, झांसी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बुंदेलेहर बोले को मुँह हमने सुनी कहानी थी, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है, तो जानते हैं कि ये बुंदेली ही होगा। ठीक है ना, झांसी क्षेत्र की जो बोली है वो क्या हो जाएगी? बुंदेली हो जाएगी। 53 नंबर का क्वेश्चन, मारवाड़ी बोली इसमें से किस प्रांत में बोली जाती है? जाहिर सी बात है राजस्थान की ये बोली है, तो राजस्थान ही में ही ये बोली जाती है। ठीक है। आइए 54 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आपका कमेंट हमें चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ एक मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे कि वीडियो कैसा है, किस तरह का चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो यहाँ आपको करीब करीब 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन आपको यहाँ जो मिल रहे हैं, वो 60 क्वेश्चन में आप अपना स्कोर देख करके हमें बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है। और एक बार जरूर अपना मूल्यांकन करें, ताकि ये लगे कि हम हमारी कमी कहाँ रह गई है और हमें सुधार कहाँ करना है, क्योंकि हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस समय तैयारी करना लगभग छोड़ दिए होंगे, सोच रहे होंगे कि अरे वैकेंसी पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, गवर्नमेंट कब किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, हो सकता है साल 2 साल बाद आवे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ सकती हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ वैकेंसी चाहे जब आए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन 3 घंटे 4 घंटे तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे कम ही समय दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति वैकेंसी के बाद तैयारी करेगा उससे आप हमेशा प्लस रहेंगे। तो निश्चित है कि सिलेक्शन में आप जो है कि हमेशा हमेशा आप उनसे 2 कदम आगे ही रहेंगे। इसलिए थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, निरंतर प्रयास करने से मिलती है। इसलिए प्रतिदिन आप इसमें लगे रहिए, एक ही वीडियो को 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देखते रहिए, ताकि एकदम एकदम समझिए कि उसका आंसर याद हो जाए, कि अगर उसमें से कहीं कोई क्वेश्चन आवे तो गलती का कोई चांस न रहे। टारगेट यही होना चाहिए। अगर कठिन क्वेश्चन होगा तो सबके लिए होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कठिन क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना, क्वेश्चन कैसा आएगा ना, उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको ध्यान ये देना है कि जो सरल क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन गलत ना हो, बस। आइए 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उन्नाव कानपुर में बोली जाने वाली बोली जो है ये कौन सी है? तो उन्नाव और कानपुर की जो बोली है वह है आपका उन्नाव और कानपुर की जो बोली है यह कन्नौजी बोली बोली जाती है। ठीक है ना, कौन सी बोली बोली जाती है? कन्नौजी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। सूरदास किस क्षेत्र किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो 55 का आपका हो जाएगा डी। खूब अच्छी तरह जानते हैं, इसमें कहीं कुछ कहने की कोई जरूरत ही नहीं है।
ठीक है ना। 56 भोजपुरी इनमें से किस क्षेत्र की बोली है? खूब बढ़िया से आप जानते हैं, इतना बार पढ़ा दिया गया कि इसको कहीं गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है क्षेत्र, तो अगर क्षेत्र पूछ रहा है तो देखिए ये आरा का ही क्षेत्र है। ये भोजपुरी क्षेत्र जो है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो गोरखपुर, बलिया, जौनपुर या फिर बनारस वगैरह के क्षेत्र में बोली जाती है। और बिहार में अगर चले जाते हैं तो ये भोजपुर का जो क्षेत्र है, फिर उसका से आरा है, और इसके इधर के जो क्षेत्र हैं ये सब के सब जो है कि सारण है, यहाँ सब भोजपुरी के क्षेत्र हैं। ठीक है ना। और जहाँ तक दरभंगा की जो बात हम करते हैं तो दरभंगा का जो क्षेत्र है यह आपका है मैथिली का क्षेत्र है। दरभंगा की जो क्षेत्र है वो आपका क्या है? मैथिली का क्षेत्र है। और ये गया जो है कि मगही भाषा का क्षेत्र है। किस भाषा का क्षेत्र है? मगही भाषा का क्षेत्र है। तो और ये आपका जो है कि पूरी भाषा का ये क्षेत्र है। ठीक है ना, भोजपुरी का, इसको ध्यान में रखेंगे। विनय पत्रिका की भाषा इसमें से क्या है? 57। तो विनय पत्रिका की भाषा आप जानते हैं कि ब्रज भाषा है। और एक चीज मैं बता दूं, जो तुलसीदास का जो 12 जो रचना है ना, उन 12 रचना में जिस रचना में राम शब्द कहीं भी आता है वह आप समझिए कि अवधी भाषा में है। और इन सब को छोड़कर अगर वली या अवली, जैसे गीतावली, दोहावली, ठीक है ना, ये सब जो है वली वली वाला जिस तरह से आता है, या फिर इसके अलावा राम जिसमें न हो, जैसे रामचरितमानस, रामलला नहछू, ठीक है ना। और इस तरह से मैंने राम शब्द जहाँ भी आ रहा है, राम जिस भी कहीं उसमें आ रहा है, तो एक मैं आपको कोड बता रहा हूँ, वह इसको मान के चलिए कि सब का सब अवधि का है। और जिसमें राम, उसमें रचना में कहीं राम शब्द कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो राम, या और एक चीज़ है राम और मंगल, हाँ ये भी चीज़, एक चीज़ ध्यान में रखिए, राम और मंगल, मंगल भी रखिए, जिससे पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब जो है। तो ये मंगल और ये राम अगर आता है, ये सब का सब अवधि का है। बाकी जितना सब आपका क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा का हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 58 देखिए, खालिक वारी किस कवि की रचना है? तो खालिक वारी आपका है, आप जानते हैं, अमीर खुसरो की ये रचना है। और खालिक वारी एक तरह से ये क्या है? एक तरह से वो कोश ग्रंथ है। कोश ग्रंथ का मतलब जिसे जिसको डिक्शनरी आप कह सकते हैं, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी शब्द कोश एक तरह से, जिसमें तुर्की का, अरबी का, फारसी का, भाषाओं का हिंदी में क्या उसका अर्थ होता है, इसमें किया गया है। और बहुत अच्छा ग्रंथ है ये। आइए 59 देखिए, अशोक, सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में किस प्राकृत का प्रयोग किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते भी हैं। तो ये सीधे सीधे आप जानिए कि मागधी, मगध का क्षेत्र रहा है, तो मागधी प्राकृत में अपने शिलालेखों का, अशोक ने अपने शिलालेखों में मागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। ठीक है ना। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास जो है कि किस अपभ्रंश हुआ? आप खूब अच्छी तरह जानते हैं, ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वह क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी हिंदी किससे निकली है? तो जाहिर सी बात है सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। ठीक है ना। अब आप जरा बताएंगे कि पैसाची, पैसाची जो है किस अपभ्रंश, ये पैसाची के अंतर्गत कौन कौन सी मतलब उपभाषाएं और बोलियां, थोड़ा आप इसको बताएंगे। ठीक है ना। और प्रश्न को लिख करके आप उत्तर न दे करके सीधे सीधे आप लिखेंगे कि पैसाची अपभ्रंश से ये फला भाषा निकला है और फला फला बोलियां हैं। इस तरह से उसका आप जवाब देंगे तो अच्छा लगे, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि किस क्वेश्चन का उत्तर आप दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बताएंगे, जरूर बताएंगे। कीर्ति पताका की रचना विद्यापति ने किस भाषा में की है? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, कीर्ति पताका का जो इसकी जो भाषा है, पाली तो है नहीं, प्राकृत है नहीं, मैथिली में ये इन्होंने विद्यापति की रचना की है। बच क्या रहा? अपभ्रंश। तो अपभ्रंश में इसकी रचना इन्होंने किया है। और एक चीज जानिए कि कीर्ति पताका और कीर्ति लता, ये दो रचनाएं कौन कौन? ध्यान दीजिए, कीर्ति पताका, ठीक है ना, और क्या? कीर्ति लता। और क्या? कीर्ति लता। ये दो रचनाएं जो हैं ये आपकी हैं अपभ्रंश में। मैथिली भाषा में क्या है? पदावली है, विद्यापति की पदावली, यानी पदावली है। ठीक है। और उसके बाद जो शेष अन्य रचनाएं हैं,
कितना हो गया, दो, दो एक तीन, तीन है, और 13 जो रचना और जो बच रहा है वह 13 रचना जो कि संस्कृत में है। यानी कि कुल इनकी जो है कि जानते हैं कितनी रचनाएं हैं विद्यापति की, कुल कितनी रचनाएं, ये भी एक प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान दीजिए। विद्यापति की 16 रचनाएं हैं, ठीक है ना। और 16 रचनाओं में आप इसको खूब बढ़िया से समझ लीजिए कि 16 में 13 तो संस्कृत में है, खूब बढ़िया समझ लीजिए। 13 तो क्या है, संस्कृत में है, 2 क्या है, अपभ्रंश में है, ठीक है ना, 2 क्या है, अपभ्रंश में है, और एक जो है क्या है, मैथिली में है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, एक मैथिली में है, ठीक है। चलिए आगे, 62 पौमचर्यु की रचना किस भाषा में हुई है। तो पौमचर्यु की रचना किस भाषा में हुई है, तो आप इसको खूब बढ़िया से जानते हैं कि अवहट्ट में ही हुई है, क्योंकि अवधी में तो है नहीं, मैथिली में है नहीं, मागधी में है नहीं, सीधे अवहट्ट भाषा में यह है, ठीक है ना। पौमचर्यु, अभी आप उत्तर इसका जरा बताएंगे कि पौमचर्यु के रचनाकार कौन है। 62 नंबर के क्वेश्चन को उत्तर देंगे, पौमचर्यु के रचनाकार कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो में भाषा का कौन सा रूप है। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज भाषा का कौन सा रूप है, खूब बढ़िया जानते हैं, डिंगल और पिंगल, ठीक है ना। इन्हीं सब में रासो ग्रंथ की रचना हुई भी है, ठीक है ना। आगे देखिए, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है। वर्ण रत्नाकर मित्रों, यह ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है, क्योंकि विद्यापति का है नहीं, स्वयंभू का है नहीं, जो इंदु का है नहीं। और जो यहाँ तक जो वर्ण रत्नाकर की जो बात है, यह एक प्रकार का, यह भी एक तरह से क्या कहा जाता है, जो डिक्शनरी टाइप का ये भी ग्रंथ है, ठीक है ना, और यह उसके अंतर्गत आता है। इसके साथ और भी जान लीजिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये आपका व्याकरण ग्रंथ है। ये क्या है, आपका व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है ना। और एक चीज और जान लीजिए कि ये वर्ण रत्नाकर जो है, वर्ण रत्नाकर, ये मैथिली गद्य में लिखी हुई प्रथम रचना है। मैथिली मैथिली गद्य की ये क्या है, प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया, तो इतना आप जरूर जानेंगे। और अभी उक्त व्यक्ति प्रकरण की बात मैं किया हूं, जो व्याकरण ग्रंथ है, आप इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन, बताएंगे। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। ये 3 प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ज्यादा प्रश्न नहीं दूंगा, 3 प्रश्न मैं दूंगा, 3 प्रश्न का जवाब आप जरूर देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से हिंदी का कवि कौन सा है, कौन सा कवि हिंदी का है। तो देखिए, अबुल फजल है नहीं, अब्दुल कादिर बदाऊनी है नहीं, फैजी है नहीं, बच क्या रहे, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना, जिनका रहीमदास जिनको हम कहते हैं, तो हिंदी के ये कवि रहे हैं, ठीक है ना। छाछड़ देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में, आप इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं। मित्रों, कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कुछ मत करिए, तो कम से कम लाइक तो कर दीजिए, ठीक है ना। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट का मतलब देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे कोई भी कोर्स कभी एक तरह से कंप्लीट नहीं होता है, एक चीज़ जान लीजिए। और कोई भी यूट्यूब से सारा का सारा कोर्स कंप्लीट भी नहीं हो पाता है। बस यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे सजेस्ट किए जाते हैं जो कि परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। इसलिए आप अच्छे अच्छी पुस्तकों को भी पढ़ते रहें। अगर हमसे कहेंगे तो हम सजेस्ट कर देंगे कुछ पुस्तकों को, आपके पास पुस्तकों का कलेक्शन है तो पुस्तकों को पढ़ते रहिए। केवल 100% यूट्यूब पर आधारित नहीं रहना चाहिए, सफलता लेना है चाहे जहाँ से हो। बस हम लोग का प्रयास ये होता है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे प्रश्नों का श्रृंखला प्रस्तुत करना, ताकि वो आप जो 4-5 क्वेश्चन को पढ़ने में आप आधा घंटा या 1 घंटा लगाते हैं, वो छांट करके क्वेश्चन हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, जो कि 2 या 4 मिनट में आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग का उद्देश्य होता है, तो इसको ध्यान में रख करके आप काम करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करते चलिएगा। चलिए 67 देखिए, 67 नंबर के क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और इसका व्याख्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हर एक वेदों के बारे में कुछ जान लिया जाए, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ जानना जरूरी है।
तो सबसे जो प्राचीन जो वेद है, भाषा का प्राचीनतम रूप किस वेद में मिलता है, तो ये आपका है ऋग्वेद में, ठीक है ना, ऋग्वेद में मिलता है। जहाँ तक ऋग्वेद की बात अगर हम करते हैं तो ऋग्वेद में यह ये प्रथम वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? ऋग्वेद क्या माना जाता है? यह प्रथम वेद माना जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, क्या माना जाता है? प्रथम वेद माना जाता है। अगर मंडल पूछ दे आपसे कि इसमें कुल कितने मंडल हैं, तो मंडल की संख्या, मंडल जिसको आप कांड कह सकते हैं, सर्ग कह सकते हैं, तो ये 10 मंडल होते हैं। अगर मंत्र की बात अगर किया जाए, इसमें कुल कितने मंत्र होते हैं, तो दोस्तों इसमें मंत्रों की संख्या होती है 10,600। हालांकि कहीं कुछ कम कुछ ज़्यादा भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रामाणिक यही माना जाता है। और यह इसकी असली विशेषता क्या है, तो देवताओं को यज्ञों में आवाहन करने के लिए इसमें मंत्र दिया गया है। देवताओं को यज्ञ में आवाहन करने के लिए, यज्ञ में बुलाने के लिए, आवाहन करने के लिए जो है कि इसमें मंत्र दिए गए हैं, इन्हीं मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रश्न और बहुत अच्छा बनेगा, एक प्रश्न पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो दोस्तों गायत्री मंत्र भी आपका ऋग्वेद से ही लिया गया है। ये इतना क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आइए हम लोग थोड़ा सा अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। अथर्ववेद की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अथर्ववेद जो है कि चौथा वेद माना जाता है। क्रम की अगर बात करते हैं, श्रृंखला की बात करते हैं, तो ये चौथा वेद माना जाता है, चौथा वेद माना जाता है, ठीक है ना। और इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम ब्रह्म वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म वेद भी कहते हैं, इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं। और इसमें किन किन क्षेत्रों से संबंधित मंत्र हैं, तो देखिए ये चिकित्सा से संबंधित मंत्र है, यानी मंत्र के द्वारा चिकित्सा किया जाता है, दवाइयाँ की जाती हैं मंत्र के द्वारा। विज्ञान के क्षेत्र, विज्ञान का मंत्र इसमें है, और दर्शन के भी मंत्र इसमें है, ठीक है ना। ये चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के मंत्र इसमें हैं। जहाँ तक ऋचाओं की बात किया जाए, यानी सूत्रों की अगर हम बात किया जाए, तो इसमें ऋचाएँ जो हो हैं, इसमें 6,000 मानी जाती हैं, 6,000 ऋचाएँ मानी जाती हैं इसमें, ठीक है। ये इतना जो है कि यहाँ से अथर्ववेद से इतना प्रश्न आता है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आइए फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा सामवेद के बारे में जान लेते हैं। सामवेद क्या है? तो दोस्तों सामवेद जो है कि यह आपका तीसरा वेद है। कौन सा वेद है आपका? ये तीसरा वेद है, ठीक है ना। तो और यह एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि यह गीत और संगीत प्रधान, मतलब जैसे कि यह पूछ सकता है कि कौन किस वेद में गीत और संगीत का वर्णन है, तो गीत और संगीत का वर्णन इसी वेद में, यानी कि सामवेद में ही किया गया है, ठीक है ना। और ये सबसे छोटा, अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा वेद है, तो सबसे छोटा वेद आपका ये जो है कि आपका सामवेद ही है, क्योंकि इसमें मात्र 1875 मंत्र हैं, और उसमें भी इसके अपने मूल मंत्र नहीं है, बल्कि 1875 में 1504 मंत्र तो ऋग्वेद के ही हैं। 1504 मंत्र किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। और बाकी जो शेष मंत्र बच रहे हैं वह अन्य वेदों से लिए गए, यानी एक तरह से ये वेदों का एक संक्षिप्त रूप है यह, ठीक है ना, सामवेद, ठीक है। आइए हम लोग यजुर्वेद के बारे में भी जान लेते हैं। यजुर्वेद क्या है? तो यजुर्वेद आपका है, ये इसको दूसरा वेद माना जाता है। कौन सा वेद माना जाता है? दूसरा वेद माना जाता है। आप इसी श्रृंखला से तैयार कर लेंगे, हो सकता है कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा वेद माना जाता है। एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सा वेद गद्यात्मक वेद कहा जाता है, तो गद्यात्मक, क्योंकि और सब वेद पद्यात्मक है, क्योंकि इसमें मंत्रों का पद्य के रूप में वर्णन किया गया है, लेकिन ये गद्यात्मक वेद है, गद्य के रूप में इसका वर्णन किया गया है यजुर्वेद को, ठीक है। और उसके बाद से अगर जो पद्य के जो मंत्र हैं, यह ऋग्वेद से दिया गया है। पद्य के जो मंत्र अगर इसमें है, गद्य पद्य दोनों हैं, लेकिन ये पद्य के मंत्र जो लिए गए हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है ना। और ऋग्वेद से कुल कितने मंत्र लिए गए हैं? 663 ये मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है ना। इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, इसलिए यहाँ रोक करके हम सोचें कि आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाला है, उस प्रश्नों को समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए। अब सीधे चलिए हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 68 पर। बांगरू किस उप भाषा वर्ग की बोली है? बांगरू जानते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बांगरू आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं उसके अंतर्गत है, जिसको हरिवाड़ी भी कहते हैं, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली
कौन सी है पूर्वी हिंदी की बोली, इसमें से कौन सी है? तो आप जानते हैं कि पूर्वी हिंदी का जो 3 बोलियां होती हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तो जाहिर सी बात बघेली इसमें है तो बघेली हो जाएगा, बाकी और कोई नहीं है। 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों ये राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। 1955 में किया गया था। कब किया गया था? 7 जून को। 7 जून 1955 में इसका गठन किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? आप जानते हैं, बीजी खेर। क्या नाम आता है? बी जी खेर, बीजी खेर। ठीक है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अधीन ये आता है? राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति कैसे करता है? तो अनुच्छेद संख्या जो है आपका, यहाँ से ये सब प्रश्न बन सकते हैं। अनुच्छेद संख्या आपका हो जाएगा 344(1), 344(1) अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कि यह एक अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति जो है कि राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। उसमें समय भी है कि इतने समय बाद इसका गठन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71 नंबर का जो क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज की वह भाषा जो संविधान में स्वीकृत होती है कही जाती है। क्या कही जाती है? तो राजभाषा कही जाती है, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लिपि सुधार समिति का जो गठन किया गया था दोस्तों, लिपि सुधार समिति का गठन यह जो है कि किया गया था आचार्य नरेंद्र देव के अध्यक्षता में। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। 73 नंबर के क्वेश्चन, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द आप जानते हैं? तो 73 का आपका हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है ना, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश के अंतर्गत हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है कि आपका अर्धमागधी किससे हुआ है? अर्धमागधी, क्योंकि जानते हैं कि सौरसेनी से पश्चिम हिंदी का हुआ है, पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से हुआ है। ठीक है ना, मागधी से जो है कि बिहारी हिंदी का हुआ है, ये से होता है। ठीक है, आइए 75 नंबर का जो क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ दोस्तों? तो मैं आपको एक चीज बता करके बता रहा हूं, जैसे कि अगर हम संस्कृत की बात करते हैं, तो अगर वैदिक संस्कृत की बात करते हैं, वैदिक संस्कृत की बात अगर हम करते हैं, तो वैदिक संस्कृत का जो काल है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 15,000 से 1000 ईसा पूर्व तक। अच्छा, अगर लौकिक संस्कृत की हम बात करते हैं, किस संस्कृत की बात करते हैं? अगर हम लौकिक संस्कृत की बात करते हैं, तो लौकिक संस्कृत का जो काल है आपका जो है कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आपका क्या है? ईसा पूर्व तक आपका क्या हो जाएगा? लौकिक संस्कृत। अगर पाली की बात हम करते हैं, पाली की सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर हम पाली की बात करते हैं तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक, पहली ईस्वी तक ये आपका पाली का है। उसी तरह से प्राकृत की बात अगर हम करते हैं, तो प्राकृत जो है कि 1 ईस्वी से अब शुरू होकर के 500 ईस्वी तक का समय जो है कि प्राकृत का माना जाता है। और 500 से लेकर के 1000 तक के कालखंड को हम अपभ्रंश का कालखंड कहते हैं, अपभ्रंश का। और वही वही 1000 से अब आगे जाकर के हिंदी की शुरुआत होती है। तो वही 1000 ईस्वी ये है। ठीक है ना, मैं डिटेल अब समझाते चल रहा हूँ ताकि कहीं इस तरह का कहीं प्रश्न कहीं से भी अगर आता है, और ये सब इस तरह का प्रश्न आते भी हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे आप। 76, देखिए, जानकारी कैसी लग रही है आप हमें अवश्य बताएंगे, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें बल प्रदान करता है, ये ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं? तो जानते हैं कि द्रविड़ परिवार में दक्षिण भाषाएं आती हैं। तो दक्षिण की कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो आपका तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, मराठी नहीं है, लिहाजा आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मराठी। तो 76 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा मराठी। 77 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए, तिरुवनंतपुरम किस भाषा के अंतर्गत, किस भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मैंने किस भाषा के क्षेत्र में आता है?
तो ये आपका हो जाएगा। आप जानते हैं कि तिरुवनंतपुरम जो है कि केरल की राजधानी है, तो केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? खूब बढ़िया से आप जानते हैं, मलयालम बोली जाती है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। 78 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? तो तमिलनाडु के लोग करते हैं। करते हैं ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं तो वहां गया हूं। अब विरोध करते नहीं करते तो अलग विषय है, लेकिन एक चीज है कि तमिलनाडु में अगर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानते हैं तो आपको बहुत बड़ा समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भाषा वो नहीं समझेंगे और तमिल वाले जो हैं वो तमिल भाषा आप नहीं समझेंगे। लिहाजा जो कम्युनिकेशन की जो बात आती है, जो चीज़ आप दुकान में देख रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं समझ पा रहा, लिहाजा नहीं मिलता है। क्योंकि मैं चेन्नई से मदुरई के सफ़र में, मदुरई से रामेश्वरम के सफ़र में ऐसा मैं झेल चुका हूँ। मैं काफ़ी जगह जो है कि जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ तो चलिए थोड़ा बहुत इंग्लिश से काम चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर मान ली किसी रिक्शे वाले से कहकर, कहीं किसी ऑटो वाले से कहकर कहीं आपको जाना है और मान ली इंग्लिश नहीं जानता है, केवल अपना वहाँ का लैंग्वेज जानता है, केवल अगर मान ली तमिल जानता है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत झल्लाहट होती है, लगता है कि हम अपने देश में है ही नहीं। तो एक आध बार जब आप कभी जाएंगे तमिलनाडु तो आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? तो 79 का आपका हो जाएगा डी, पंजाब की। क्योंकि उत्तर प्रदेश की तो है, छत्तीसगढ़ की है, मध्य प्रदेश की तो है, केवल पंजाब की नहीं है, तो लिहाजा आपका उत्तर हो जाएगा पंजाब। ठीक है। आइए 80 नंबर का जो क्वेश्चन वो देख लेते हैं। इनमें से कौन सी बोली बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो जाहिर सी बात है, हिंदी 10 प्रांतों की राजभाषा है, तो 10 प्रांत अगर भारत के अगर है तो हिंदी भाषी है, तो यही हिंदी तो होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं। 81 नंबर का क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो दोस्तों, मराठी के लिए तो होता है, संस्कृत के लिए होता है, हिंदी के लिए होता है, बच क्या गया? तमिल। ठीक है ना। तो तमिल जो है कि आपका उत्तर हो जाएगा। इस देवनागरी लिपि का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता है। चलिए, अगर संविधान 82 नंबर क्वेश्चन, संविधान में अंकों का कौन सा प्रारूप स्वीकार किया गया है? अगर इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, मैंने हिंदी रूप नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रूप जो है 1 2 3 वाला, ये स्वीकार किया गया है। ठीक है। 83 नंबर का क्वेश्चन वो देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? बहुत आसान सा प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है ना। इनमें से कौन सी भाषा, 84 नंबर, इसमें से कौन सी भाषा अधिक पुरानी है? तो जाहिर सी बात है, इसमें आप समझ सकते हैं, अभी मैं भाषा का वर्गीकरण करके मैं बताया, वैदिक कालीन संस्कृत, फिर लौकिक कालीन संस्कृत का पाली का समय, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, तब हिंदी है। तो जाहिर सी बात है, अब इसमें जो दिया हो इसमें सबसे पुराना आपका पाली ही होगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा पाली। 85 नंबर का जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? तो बौद्ध, जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, त्रिपिटक जो लिखे गए हैं, वह पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, तो लिहाजा आपको उत्तर यही हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है, पाली भाषा का काल इसमें से क्या है? मैं अभी बताया हूं, अब इसमें 1 सेकंड में आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही कर दिए होंगे, बी, यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी तक। 87 नंबर का जो क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई? तो जातक कथाएं चूंकि बौद्धकालीन ग्रंथ है, तो जानते हैं बौद्धकालीन ग्रंथ की जो भाषा आप खूब बढ़िया से जानते हैं, क्या हो जाएगा? पाली भाषा हो जाएगा। ठीक है ना। रमोकार मंत्र किस भाषा में? रमोकार, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, रमोकार। तो ये आप ये जानिए कि रमोकार, ये जो कि ये जैन संप्रदाय के, यानी जैन संप्रदाय के लोगों का एक प्रमुख मंत्र है, और ये रमोकार जो है कि उनके लिए, मतलब उस संप्रदाय में काफ़ी उसको मान्यता है। लिहाजा यह जो कि जो जैन जो ग्रंथ लिखे गए हैं वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आप जानते हैं प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, लिहाजा यह आपका उत्तर हो जाएगा। आइए 89 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। 89 नंबर का क्वेश्चन, आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जाता है? तो 89 का आपका हो जाएगा ए, ब्रज भाषा का केंद्र माना जाता है। ठीक है ना। 90, काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही है? काव्य भाषा के पद पर पूछ रहा है, तो सीधा आपका ब्रज भाषा हो जाएगा, क्योंकि ब्रज भाषा में बहुत सारे मतलब ग्रंथ मिलते हैं, काव्य ग्रंथ मिलते हैं ब्रज भाषा में। ठीक है ना। चलिए, आइए 91 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहा है। 91 नंबर का जो क्वेश्चन है,
ये कह रहा है कि मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर ही लिया जाए। आप समझते हैं कि अवधी बोली किसके अंतर्गत है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। भोजपुरी किसके अंतर्गत है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। कन्नौजी किसके अंतर्गत है, तो जाहिर सी बात है, सॉरी भोजपुरी, सॉरी यहाँ नहीं होगा भोजपुरी, हाँ अवधी जो है कि आपका पूर्वी हिंदी हो जाएगा, भोजपुरी आपका बिहारी हो जाएगा, कन्नौज जो है कि आपका कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, आपका पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, और मेवाती राजस्थानी के अंतर्गत आता है, राजस्थानी हो जाएगा। ये श्रृंखला सही है, ये आपका जो मिलान किया गया सही है, आप यहाँ से उत्तर ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना, समझ सकते हैं। आइए फिर हम लोग 92 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ध्वनियों को सुमेलित करना है। गौ क्या है, तो क ख ग घ कंठ ध्वनि है, तो कंठ हो जाएगा। ड ट ठ ड ढ क्या है, मूर्धन्य वर्ण है, तो मूर्धन्य हो जाएगा। प फ ब भ म ओष्ठ है, तो ओष्ठ हो जाएगा। च छ ज झ ञ ते तालव्य है, तो तालव्य हो जाएगा। ऐसे आप मिलान कर लीजिएगा, बाकी आप आंसर यहाँ से ढूंढ सकते हैं। 93, इनमें से अयोगवाह कौन सा है, तो आप जानते हैं अंग अह और चंद्रबिंदु जो है कि अयोगवाह है, यानी कि अह मन विसर्ग, तो वही विसर्ग आपका क्या हो जाएगा, अयोगवाह हो जाएगा, ठीक है। 94 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 94 नंबर का जो क्वेश्चन है, भाषाओं को प्राचीन से लेकर के नवीन क्रम कैसे, अभी मैं आपको बताया हूँ कि किस तरह से है। तो पहले संस्कृत का है, उसके बाद से पाली का है, उसके बाद से प्राकृत का है, उसके बाद से अपभ्रंश का है, तो जाहिर सी बात इसी क्रम से है, तो ये आपका उत्तर भी हो जाएगा 94 का डी, ठीक है। आइए 95 नंबर के क्वेश्चन में देख लेते हैं। 95 क्या कह रहा है, इनमें से सौरसेनी अपभ्रंश की कौन सी बोली का विकास हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ है, तो आप जानते हैं 95 का सीधा सीधा उत्तर आपका हो जाएगा ए, ब्रजभाषा। इसको सुमेलित करना है, चलिए आइए सुमेलित कर ही लिया जाए। पौमचर्यु, पौमचर्यु जो है कि किस में लिखा गया है, तो आप जानते हैं किसको, अपभ्रंश में लिखा गया है। रामायण किस में लिखा गया है, तो रामायण आप जानते हैं कि संस्कृत में लिखा गया है। सुत्ति पिटक किस में लिखा गया है, तो चूंकि ये बौद्ध ग्रंथ है, तो जाहिर सी बात है पाली ग्रंथ में लिखा गया है। तो बच कह रहा प्राकृत पैंगलम, प्राकृत में लिखा गया है। ऐसे आप इसका मिलान कर लेंगे, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। 97 देखिए, पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई है, ये सीधे सीधे जानते हैं अवधी भाषा में हुई है। 98 देखिए, ब्रज भाषा में लिखा काव्य ग्रंथ इसमें से कौन सा है, तो ब्रज भाषा में जो काव्य ग्रंथ लिखा गया है वह आपका है विनय पत्रिका। जैसा कि मैं बताया, देखिए रामचरितमानस में राम है, बरवे रामायण में राम है, यहाँ इस रामायण में तो रामायण तो दूसरा हो जाएगा, तो संस्कृत भाषा की बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो है कि जहाँ भी राम आता है वो अवधि में है, और विनय पत्रिका आपका ब्रजभाषा में हो जाएगा। 99 नंबर के क्वेश्चन देख लिया जाए, लखनऊ फैजाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है, तो लखनऊ फैजाबाद का क्षेत्र आप समझते हैं कि अवध का क्षेत्र है, तो जब अवध है तो कौन सी बोली बोली जाएगी, अवधि ही बोली जाएगी, तो जाहिर सी बात है आपका ये क्षेत्र हो जाएगा अवधि का। 100 और अंतिम 100 नंबर का क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है, तो मैथिली भाषा का कवि विद्यापति के बारे में हम लोग पूरा डिटेल अभी अभी पढ़े हैं, तो विद्यापति ही हैं दोस्तों। इस तरह से भाषा और बोली पर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत रहा। अब इसके बाद हम लोग कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे, उसका पहले व्याख्यात्मक वीडियो आपको मिलेगा। व्याख्यात्मक का मतलब यह कहा जाए लेक्चर वीडियो इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। उसका पूरा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, उसका फिर उसका प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। और बस एक निवेदन है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहने की आवश्यकता नहीं है, अगर मेरा मेहनत सार्थक लग रहा है, प्रश्न अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। और अगर अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बस इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।